गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑल्सो नोन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। दिस साइकिल अकर्स इन द ऑल प्राइमेट्स एक्सेप्ट द न्यू वर्ल्ड मंकीज। उनको छोड़ के सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल है। हम इसमें जो मेन हमारा एम्फेसिस है वो फीमेल्स पे है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी एज पे शुरू होता है और उनमें प्यूबर्टी एज 12 to 13 एज में आ जाती है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है या मेंस्ट्रुअल साइकिल है प्यूबर्टी एज में शुरू होता है और जब सबसे पहले फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है दैट कंडीशन इज नोन एज मिनार्क द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हर महीने होने वाली एक इवेंट है और ये हर फीमेल में 20 जो एवरेज हम लेते हैं 28 दिन के बाद एक साइकिल शुरू होता है। हर 28 डेज का एक साइकिल है दैट इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। 28 डेज का एक पीरियड है। अब जो 28 डेज का पीरियड है इसमें पूरे महीने फीमेल की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसको हम एक ग्राफिकल मेथड से अंडरस्टैंड करेंगे कि जब फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा तो उसकी बॉडी में पूरे महीने जो भी चेंजेस किन किन ग्लैंड्स में और किन किन ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं वो हमने स्टडी करना है। ये कंप्लीट आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होगा। अब जब फीमेल प्यूबर्टी एज में पहुंचती है एट द एज ऑफ 12 to 13 उस टाइम यहाँ एक ग्राफ है। इस ग्राफ में ये जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन पर कौन सी ग्लैंड्स कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस आएंगे वो शो हुए हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें डे 1 से लेकर डे 28 29 जो एक पूरा महीना है उसको रिप्रेजेंट किया गया है कि पूरे महीने में क्या क्या चेंजेस होंगे, किसमें, यूट्रस में, ओवरी में और पिट्यूटरी क्या करेगा। ये है इनको अगर हम समझ में आ जाएगा तो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जब प्यूबर्टी एज में फीमेल पहुंचती है तो हम पहले पिट्यूटरी हार्मोन से या पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू करते हैं कि उसके हार्मोन्स का ही इन्वॉल्वमेंट है आगे ओवरी में चेंज लेके आने के लिए। पहले हम पिट्यूटरी हार्मोन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है डे 1 एक महीने का पूरा किस यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ये डे 1 है। इस डे 1 पर पिट्यूटरी का लेवल क्या रहता है, पिट्यूटरी क्या करती है जब प्यूबर्टी एज में फीमेल पहुँच जाती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज करती है दैट इज़ द LH एंड द FSH। जब फीमेल पहुँच जाती है इन द प्यूबर्टी एज तो ये दोनों हार्मोन LH एंड द FSH दोनों हार्मोन जो हैं ये बेसिकली FSH दिस हार्मोन ये हार्मोन प्यूबर्टी एज पे रिलीज होगा और थ्रू ब्लड पहुंचेगा ओवरी में और ओवरी में ये ओवेरियन इवेंट शुरू कराएगा। कौन से ओवेरियन इवेंट शुरू कराएगा कि जो ओवरी में पहले से प्राइमोर्डियल या प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं उन प्राइमरी फॉलिकल्स की मैचुरेशन स्टार्ट करा देगा, उनको सेकेंडरी टर्शरी एंड मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ये जो इवेंट्स हुए ओवेरियन इवेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन LH एंड द FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो ये प्राइमोर्डियल या प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी एंड मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा। और ये जो है इवेंट 1 से 14 दिन, ये जो बीच में लाइन है ये मिड लाइन है, ये मिड लाइन बताती है 14th डे को। हमने इन 28 दिनों को 2 में बांट लिया, 1 to 14, 14 to 28। तो पहले 1 to 14 डेज में क्या क्या चेंजेस होगा, पहले 1 से 14 दिन में 1 से 13 दिन तो ये जो अगर किसी का पीरियड रेगुलर है बिल्कुल एग्जैक्ट है तो वहाँ हम यही कंडीशन वो करेंगे। 1 से पहले 14 दिन में 13 दिन में बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाएंगी और 14th डे पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, ये जो है ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा और इसके बाहर आने को कहते हैं ओव्यूलेशन। ये आएगा ओवरी से बाहर और कहाँ आएगा, एब्डोमिनल कैविटी में। वेरी इंपॉर्टेंट, पहले एब्डोमिनल कैविटी में आएगा। तो ये जो 1 से 14 इवेंट हुए ये हुए आपके इन द 1 to 14 डेज में, 1 to 14 डेज में। उसके बाद जब ये 1 to 14 डेज में हुआ तो उसी टाइम ऊपर हम फिर चलेंगे कि FSH ने तो करवाया फॉलिकल फॉर्मेशन। ये जो 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ है कि ये मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर आया है, इस टाइम
ये रोल प्ले करेगा दिस LH हार्मोन। LH हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 14th डे पर। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो ओव्यूलेटरी हार्मोन है, वो ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलवाता है। उसके बाद सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस कन्वर्ट इनटू अ येलो स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो जाएगा। और ऊपर फिर हम पिट्यूटरी के हार्मोन का फिर देखें 14 दिन के बाद क्या स्टैंडर्ड रहता है कि वो दोनों डिक्लाइनिंग स्टेज पर जाते हैं। LH जाता है और FSH लास्ट ऑफ द मंथ या 28 दिन या 29 दिन के आसपास फिर इसका लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है। LH का लेवल डिक्रीज हो रहा है। तो ये पिट्यूटरी हार्मोन है, इनका इन्फ्लुएंस ओवरी पे है कि ये ओवरी में क्या करवा रहे हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। LH करवा रहा है, ओवुलेशन, ये मिड तक इनका लेवल ज़्यादा रहता है, उसके बाद इनका लेवल डिक्रीज होता है क्योंकि उसके बाद इनका काम नहीं है, इनका काम यहाँ 1 to 14 डेज में ज़्यादा है। अब ये है ओवरी में इवेंट्स क्या हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH एंड द FSH। अब हमने बात करनी है 2 हार्मोन और हैं, दे आर द एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन। अब वो कहाँ से हुए? ये जो ओवरी है, ओवरी में यहाँ पर एक नेक्स्ट है, हमने पहले पिट्यूटरी हार्मोन्स और पिट्यूटरी हार्मोन से ओवेरियन इवेंट्स क्या हुए, उसके बाद ओवेरियन हार्मोन्स, ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन, इनका लेवल क्या रहेगा पूरे 14 दिन में, उसको स्टडी करेंगे। अब ये निकलते कहाँ हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ओवेरियन हार्मोन 2 हैं, एस्ट्रोजन एंड द अनदर इज द प्रोजेस्टेरोन। दिस वन, this pink is the progesterone, this bluish line is show the estrogen hormone। ये दोनों हैं ओवेरियन हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का लेवल भी 1 to 28 डेज में घटेगा और बढ़ेगा। कैसे होगा? एस्ट्रोजन मिड ऑफ द पीरियड पर या 28 डेज में जो 14 डे है उस पर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल ही लो है, प्रोजेस्टेरोन बढ़ता ही नहीं है, प्रोजेस्टेरोन होता ही नहीं है। ओवेरियन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन का लेवल 1 to 14 डेज में बहुत कम है और एस्ट्रोजन का लेवल भी कम है, लेकिन 14 डे के नियर वो 14 डे से पहले थोड़ा पहले वो बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो टर्शरी फॉलिकल है और मेच्योर फॉलिकल जो बनता है, ये दोनों सोर्स होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के। जब ये बनने शुरू होंगे तो तभी एस्ट्रोजन का लेवल भी थोड़ा बढ़ना शुरू होगा। फिर ये टर्शरी फॉलिकल और सेकेंड जो आपका मेच्योर फॉलिकल है, उसके बाद मेच्योर फॉलिकल डिजनरेट हो जाएगा, तो इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा? डिक्लाइन आ जाएगा। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा था इसने क्या बनाया था? कॉर्पस ल्यूटियम। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है यही है एक सोर्स वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को ये कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करता है। तो जैसे ही देखो यहाँ कॉर्पस ल्यूटियम बना है, वैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर पीक बढ़ गई। इसका मतलब कॉर्पस ल्यूटियम कौन से हार्मोन को रिलीज करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर इंक्रीज हुआ। फिर क्या होता है कि ये 14 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, धीरे धीरे अगले 14 के बाद जो नियर टू 28 दिन 28 डेज के बाद के नियर जाते हैं तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना शुरू कर देता है। जैसे जैसे ये डिजनरेट होगा तो इसका मतलब इससे रिलीज होने वाला हार्मोन भी क्या होगा? डिक्लाइनिंग। तो ये 2 हैं आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दोनों ओवेरियन हार्मोन। इनका इन्फ्लुएंस, इनकी जो रिलीज है वो कहाँ से डिपेंड करती है? ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेस से। और ओवरी में चेंज किस पर डिपेंड है? LH एंड द FSH पे। तो यहाँ के हार्मोन यहाँ इन्फ्लुएंस करते हैं, यहाँ के हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का लेवल ये रहता है। अब इन हार्मोन्स की वजह से क्या होगा? अब आगे है, हम देखते हैं यूट्रस इवेंट, ये यूट्रिन इवेंट। 1 से 28 डेज का जो ये इवेंट दिखा रखा है, ये है यूट्रस में क्या चेंज हो गए। ये जो दिखाई हुई है, ये जो एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये एंडोमेटीरियम शो की हुई है। एंडोमेटीरियम सबसे इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की। यहीं हर महीने फीमेल की बॉडी में रप्चर होती है। इसी की रप्चरिंग को ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग इज नॉट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एग। एग इज जस्ट सेल। वो तो अगर एग को स्पर्म नहीं मिलते तो एग एनगल्फ हो जाता है विद इन द बॉडी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग की रप्चरिंग से ब्लीडिंग हो रही है। नो, दिस इज ड्यू टू द रप्चरिंग ऑफ एंडोमेटीरियम। तो पहले फीमेल में 1 to पहले दिन ब्लीडिंग पीरियड शुरू हुआ। हमने ये जो
जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी शुरू हो जाता है फीमेल में जब एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड या मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में चल रहा होता है। ब्लीडिंग पीरियड जब चल रहा होता है तभी से हमने काउंट करना है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल को। फीमेल में ब्लीडिंग चली, सपोज ये मैक्सिमम 3 से 5 दिन चलती है, या किसी में 7 वेरी कर सकता है, लेकिन हम 3 से 5 कंसीडर करेंगे। तो 3 से 5 दिन में ब्लीडिंग हो रही है, उसी ड्यूरेशन में फीमेल की बॉडी में नया इवेंट भी शुरू हो जाता है। ये अब यहाँ पर जब फीमेल की बॉडी में ब्लीडिंग होती है उस टाइम एंडोमेट्रियम थिनर हो रही है। 14th डे के बाद ये एक मतलब जो है उसके बाद 1 to 3 या 5 डेज तक एंडोमेट्रियम थिनर हो रही है, थिनर होगी है। उसके बाद थिनर है आगे पूरे ये जो आपका ओव्यूलेटरी फेज फॉलिकुलर फेज है उसमें ये थिनर रहती है। लेकिन जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद अगले फेज ल्यूटिटियल फेज जो शुरू होती है जहाँ पे कार्पस ल्यूटियम बनता है उसे ल्यूटिटियल फेज कहते हैं। अगेन थिकनेस बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बना था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट हुआ था, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ही एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। यहाँ लिंक करना है आप लोगों को। प्रोजेस्टेरॉन कार्पस ल्यूटियम 14 दिन के बाद बनता है, उसके बनने से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला हार्मोन है, तो इससे एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हुई। पहले 14वें दिन से पहले प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल लो था, इसलिए थिकनेस भी बहुत कम थी। जैसे बढ़ा तो थिकनेस बढ़ती गई। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो रहा है तो अगेन थिकनेस कम होती जा रही है। और नेक्स्ट अगर फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर कम होगा तो फिर क्या होगा? अगेन नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में शुरू हो जाएगी। तो ये एक इवेंट्स थी मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।